आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 30 अगस्त के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आज ये कूपन कोड खत्म हो जाएगा, चैलेंज। तो पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का ये शानदार कोर्स आप अवेल करें। ये 6 सितंबर से क्लास शुरू होगी और आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। बस आप इतना समझिए साइकोलॉजिकल कोर्स है ये, ठीक है ना। तो चलिए मेंटल वेल बीइंग, ये बीइंग होगा ये बेसिकली, ठीक है ना। और वर्क स्ट्रेस की बात करते हैं। एसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे पूछा जा सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि लंबे घंटे तक हमको काम करना पड़ता है। पिछले 10 सालों में एटीट्यूड थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। बोला कि भैया पर्सनल टाइम भी कोई चीज है कि नहीं, जब तक इतना काम करवाओगे 24-24 घंटे हम कब सोएंगे, नरेंद्र मोदी बना दिए हमको। लेकिन अब ये जो चेंज है, ये कह रहे हैं कि हेल्थ प्रोफेशनल्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं और रिसर्च कह रही है कि देखिए अगर आप ओवर वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है भैया दिमाग तो खराब हो गया। हमारी कंपनी बढ़िया है भाई, देखो अगर आपका 1 घंटे में काम पूरा हो रहा है 1 घंटे में करके निकल जाओ। तो राइट टू डिस्कनेक्ट, ऑस्ट्रेलिया ने राइट टू डिस्कनेक्ट जो है ये इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है एम्प्लॉयज के लिए कि 6 बजे आपका काम खत्म हो, उसके बाद आपको किसी की भी अगर काम से रिलेटेड कॉल है तो आपको कॉल उठाने की जरूरत नहीं है, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ बची रहे। तो एंथनी एल्बनीज ने यही बोला है कि जो वर्कर्स हैं, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे उनको काम करना है, अपने हिसाब से करिए। और अब देखिए भारत में तो दिक्कत है, क्योंकि भारत में तो भैया यहाँ पे हमारे नारायण मूर्ति साहब बोलते हैं कि 40 घंटे काम करो, तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स का कल्चर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बस दिक्कत ये है कि इंसान नहीं, इंसान रोबोट बन जाता है, और फिर रोबोट बनता है तो उसका अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो भारत की वर्कफोर्स ज़्यादातर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसमें लेबर प्रोटेक्शंस तो है नहीं, ठीक है ना, कि आपको पीएफ कटेगा, आपको पेंशन मिलेगी, ये सब कुछ नहीं है। तो भारत में टॉप 10 कंट्रीज में है जिसमें वर्किंग आवर्स सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हम काम करते हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी कितनी है? मेरे भैया ने बोला था कि देखो काम तो कर रहे हो, लेकिन अगर तुम रिक्शा चला रहे हो, तो मैंने कहा कि हाँ भैया सही बात कह रहे हैं, आपको काम उस तरीके से करना चाहिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी हो, वहाँ पे आपको मेहनत करनी चाहिए। अब आप दिन भर सीढ़ी चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो वही चीज़ है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप बहुत लंबे लंबे तक काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी। डॉक्टर पॉलमी सुधीर बताती हैं कि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कभी कभी काम से थोड़ा छुट्टी ले लो यार, घूम आओ, थोड़ा सा मजा आएगी, लोगों से मिलो, दोस्तों से मिलो। भारत का वर्क कल्चर थोड़ा सा लंबा है, वुमेन को तो और ज़्यादा कि बेटा तुम और ज़्यादा काम करो। हमने देखा ना आरजी कर मेडिकल केस में ओवर वर्क थी वो, और उसकी वजह से क्या हादसा हुआ। तो एक तरीके से छोटी छोटी चीज़ें बड़े हादसों को बना देती हैं। कुछ देशों ने बोला कि देखो हफ्ते में 4 दिन काम करो मस्त, और बताइए 3 दिन छुट्टी, फ्राइडे सैटरडे संडे, बल्ले बल्ले। तो ऐसे मॉडल जो है अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। शी बॉक्स पोर्टल क्या है? पेपर टू सोशल जस्टिस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी, जो अभी हमारी नई यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अच्छा पिछली वाली कौन थी जरा बता दीजिए। उन्होंने शी SH पोर्टल जो है, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, अगर सेक्सुअल हरासमेंट होगा यहाँ कंप्लेन कर दो, ठीक है, ऐसी की तैसी कर देगी सरकार, तो वो इन्होंने लॉन्च की है। तो बेसिकली ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ठीक है। जो भी कंप्लेन आएगी, मान लीजिए कहीं पे भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, लोकल कमिटीज, इंटरनल कमिटीज इसको देखेंगी। सरकार और प्राइवेट, सरकारी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही जगह ये काम होगा। तो औरतें फाइल करें, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, और टाइमली रिस्पॉन्स भी हमको देखने को मिलेगा। नोडल ऑफिसर जो है वो यहां पे बैठाए जाएंगे और उसके बाद पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे। अब अन्नपूर्णा देवी यही कहती हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि औरतों के लिए एक सही इन्वायरमेंट हो, और यहाँ पे विकसित भारत 2047 तक करना है, तो उसके लिए हमारा ये एक कदम है। तो ये जो पोर्टल है शी पोर्टल, इसमें यही है कि डिजिटल कम्युनिकेशन से ही चीज़ों को बेहतर किया जाएगा, राइट। उसके बाद भारत और चाइना फिर से मिलने वाले। कल ही मैंने इस पर लेक्चर किया है हमारे मतलब यही स्टडी ग्लोस पे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 31वीं बार मिलेंगे, 29 अगस्त को मिल चुके हैं इनफैक्ट, ठीक है। और यही बोला है कि भाई जो भी बॉर्डर इश्यूज हैं उसको खत्म करते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोली है कि एक तो फ्रैंक, कंस्ट्रक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग एक्सचेंज चाहिए, यानी कि एक सही, एक ऐसी जो हम दोनों को फायदा करे और आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और सबसे बड़ी बात ये जो अब नैरोइंग डाउन डिफरेंसेस, जो भी ये हमारी प्रॉब्लम है, हम अपने जो भी फासले उसको कम करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे यह है कि भारत और चाइना करीब आ सकते हैं, अच्छे से करीब आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं गौरंग लाल दास भारत के, और होंग लियांग ये डायरेक्टर जनरल ऑफ बाउंड्री एंड ओशन अफेयर्स डिपार्टमेंट, इन सब ने बेसिकली मीटिंग अटेंड की थी। और उन्होंने बोला कि हाँ हम भी मानते हैं कि पीस मेंटेन होना चाहिए,
LAC में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 सेक्टर है, एक मिडिल सेक्टर जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आ जाता है 550 किलोमीटर का है, उसमें दिक्कत नहीं है। वेस्टर्न सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर आपका लद्दाख वाला पूरा का पूरा वो 1570 किलोमीटर का है, वो प्रॉब्लम में है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश का 1350 किलोमीटर का, वहां दिक्कत है, ठीक है ना। तो वही है कि हमको बातचीत लगातार करते रहनी चाहिए। और 20 अब देखिए मिलिट्री लेवल पे अगर बात करें तो कॉप्स कमांडर की बात ऑलरेडी फरवरी में हो चुकी है, लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि इतनी सारी बातें हो गई, कोई भी इसका कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन निकला ही नहीं। सिविल सर्विस में लेटरल एंट्री कोई भी आईएएस बन सकता है गुरु, बिल्कुल सही। यूपीएससी ने पहले तो 45 पोजीशंस निकाली थी कि लेटरल एंट्री होगी, अब उसको विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, डेप्यूटी सेक्रेटरीज के लिए ये पोजीशन निकाली थी। हल्ला हुआ कि इसमें रिजर्वेशन नहीं है। भाई रिजर्वेशन के लिए आपको 3 से 4 सीटें चाहिए, अब इसमें एक एक पोजीशन निकाली थी। आपको कंसोलिडेटेड 45 है ना, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए, डायरेक्टर के लिए 2, ऐसे तो रिजर्वेशन था नहीं। तो यहां पे ऑपोजिशन ने बहुत हल्ला किया कि ये क्या बदतमीजी है, आपने रिजर्वेशन नहीं दिया। तो अब यहां पे प्रधानमंत्री ऑफिस ने बोला कि इसको विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरिट सिस्टम, देखिए यूपीएससी के लिए आपको 3-4 साल बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है गुरु। हमारे यूपीएससी का कोर्स बैच, लक्ष्य बैच 1 साल का 10,000 का लाइव है, आंसर राइटिंग सेशंस भी चल रहे हैं। तो इसमें रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस होता है भाई, आपको पता है। अब अगर बाहर से किसी को भी उठा लेंगे, अब देखिए ये कोई भी नहीं होगा, जो भी इसमें बढ़िया जिसने भी काम किया है वो आएगा। तो यहां पे एक अंदर जो अंदर के ही लोग हैं वो उनका ही दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। 1858 में ब्रिटिश सिस्टम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, है ना। दूसरा आपका स्पॉइल सिस्टम है। अब ये देखिए स्पॉइल सिस्टम क्या हो गया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। तो अमेरिका में इसमें मेरिट बेस्ड सिस्टम जो है वो आ गया भाई। मेरिटोक्रेसी हमेशा ठीक रहती है। अब लेटरल एंट्री वही है कि इसमें एग्जीक्यूटिव जो है प्राइवेट सेक्टर से आ जाओ। अगर आपने मान लीजिए कि जैसे अब कोई आईएएस बना है, जैसे आप आईएएस बने, अब आप सोशियोलॉजी में आपने एमए किया, अब आपने आईएएस निकाल लिया, अब आपको साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट दे दिया गया। अब साइंस डिपार्टमेंट पे आपका तो सोशियोलॉजी से बैकग्राउंड है, हो सकता है आप उतना ना कर पाए। वहीं अगर हमने कोई एक ऐसे इंसान को जो IITian है और शुरुआत से उसका साइंस बैकग्राउंड रहा है और वो एक बहुत बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, अब वो लेटरल एंट्री से अंदर आ जाएगा तो वो ज्यादा बेटर करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्या जो अंदर के लोग हैं इनको इतनी इज्जत देंगे? नहीं, मुश्किल है। आईएएस के लिए इतनी लंबी तैयारी करनी पड़ती है, लोग अपना पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और यहां से कोई बाहर का आएगा तो ये भी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। तो एकेडमिया, सीनियर मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन जो है, जहां पे भी ये लोग काम कर रहे हैं वो यहां पे आके काम कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जैसे अब पीएम मनमोहन सिंह, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। प्रधानमंत्री से पहले आपको बता दूं कि ये बहुत एडवाइजर रहे थे, चीफ इकोनॉमिक, बहुत कुछ किया इन्होंने। मोंटेक सिंह आलोवालिया भी एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको भी हाई लेवल गवर्नमेंट में ये पोस्ट जो है वो दी गई थी। तो एक तरीके से लेटरल एंट्री जो है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे आईएएस में ही आ रही है, कुछ ही पोस्ट पे आ रही है ना। लेकिन वही है कि सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में अगर इनको समझने वाला कोई आ गया तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा इनको, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी से ही देश चल रहा है। दूसरा इनोवेशन, भाई फ्रेश आइडियाज आएंगे, बढ़िया इनोवेशन होगा, मजा आएगी। तीसरा रिस्पॉन्सिवनेस, कि जो लेटरल एंट्रेंस है भाई, देखिए जो नए अप्रोचेस हैं वो तुरंत रिस्पॉन्सिव होते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है भाई, एक्सपीरियंस मिसमैच। अब जैसे जो करियर जॉइंट सेक्रेटरी की बात करें, 15-18 साल का उनको इन हैंड एक्सपीरियंस होता है, नहीं होगा लेटरल एंट्रेंस को, वो अलग तरीके से काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग और बैकग्राउंड नहीं है, फ्रिक्शन हो सकता है। जो इतने समय से ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या वो इनकी बात मानेंगे लेटरल एंट्रेंस की? आई हाईली डाउट दैट। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी कंसर्न भी है, राइट। वे फॉरवर्ड क्या है कि एक देखिए बैलेंस होना चाहिए टेक्निकल कॉम्पिटेंस और सोशल जस्टिस के बीच में, ठीक है ना। पॉलिसी इन्फ्लुएंस, देखिए इसमें क्या होता है, जिस सेक्रेटरी लेवल की बात है, सब सेक्रेटरी लेवल तो बहुत बड़ी होगी ना, मतलब आप सभी को मैनेज कर रहे हो। तो इसमें ये भी आरोप लग रहा था कि इसमें सरकार अपने लोगों को बैठाना चाह रही है। तो ऐसा ना हो, पब्लिक पॉलिसी हो, थोड़ी निचली पोस्ट पे आप ला सकते हो। और देखिए लेटरल, ठीक है इनोवेशन आएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी इशू सॉल्व हो जाएगी। रेड टेपिज्म तो तभी भी रहेगा। रेड टेपिज्म मतलब ब्यूरोक्रेट्स का बहुत, अभी आप कुछ काम कराने जाओ, इतने पेपर परेशान हो जाओगे आप। तो रेड टेपिज्म, करप्शन तो रहेगा ही रहेगा, ये हमको समझना पड़ेगा। लेकिन ऑटोनॉमी अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर बजट 2024 का देख लेते हैं क्या है भाई। देखो सबसे पहली बात, निर्मला सीतारमण ने यह बोला था कि देखिए जो हमारे वुमेन प्रोग्राम्स है वो 3 लाख करोड़ लोगों तक पहुंच गए हैं, 1% GDP का उसने सरपास कर लिया है। जो जेंडर बजट स्टेटमेंट है प्रो वुमेन स्कीम, अब वो 6.8% है टोटल बजट एक्सपेंडिचर का। तो एक तरीके से 5%, अब 6.8 है, तो राइज हमको देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा जो टोटल बजट का कितना ज्यादा एलोकेशन है, ठीक है। तो ये ब्लू में जो आपको दिख रहा है तो वो तो पार्ट ए में है,
और जो ये पूरा टोटल जेंडर बजट है जो आपको येलो में दिख रहा है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा इसको पॉज करके। तो यही हिसाब किताब है। तो नए सेक्शन यही बताती है कि देखिए यहाँ पे जो स्कीम आई है, ठीक है, तो यहाँ 30% एलोकेशन जो है उससे कम औरतों के लिए है, जैसे पीएम किसान स्कीम है। अब इसमें 15,000 करोड़ का जो एलोकेशन है, इसमें ये 25% का बजट है, ये औरतों के लिए है। पार्ट ए में क्या आता है, ये तो पार्ट सी की बात है। पार्ट ए में 100% एलोकेशन आता है कि जैसे मान लीजिए पार्ट सी में तो 25%, जितना भी जैसे 1000 करोड़ है तो उसका 25% कितना हो गया भाई, 250 करोड़। तो 250 करोड़ जो है वो औरतों को जाएगा, लेकिन पार्ट ए में 100% औरतों को जाएगा। आप समझ रहे हो, तो ये ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है, 15 से 17% से सीधा 40% पे गया, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो पूरा 80,670 करोड़ था प्रधानमंत्री आवास योजना पार्ट ए में, पार्ट बी में होना चाहिए था बट पार्ट ए में है, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओवर रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही है, जैसे पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम है जहाँ पे 40% जो टोटल 920 करोड़ का एलोकेशन किया उसमें 40% जो है वो औरतों के लिए, लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं था, खाली औरतों को खड़ा कर दिया था, लेकिन गया सब आदमियों को ही। तो ऐसा तो नहीं अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। 50% जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये जो आउटले इसको रिपोर्ट किया गया, औरतों को बेनिफिट कर रहा है। 100% एनआरएलएम जो है वो तो पार्ट ए में था, ठीक है। और पीएम विश्वकर्मा स्वनिधि और स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो वो प्रॉपर मतलब वुमेन एप्लीकेशन उसमें वो मिस कर गए, ये चीज है। एमजी नरेगा की बात करें तो उसमें भी मिस रिपोर्टिंग हमको देखने को मिलती है। 59.3% जो है वो वुमेन है, लेकिन 33.6% जो स्कीम का टोटल बजट है वो यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो भैया रिपोर्ट को सही से छापो और एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जीबीएस की बात करें तो इसमें साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मेथड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो जेंडर एलोकेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ये फिगर्स को इन्फ्लेट करना इज नॉट गुड। ये लेक्चर था, फटाक से हमारे कोर्स को अवेल करें, क्योंकि आज चैलेंज कूपन कोड खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।